एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुरंजन भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्योंकि हमने न्यूट्रिशन का जो लाइफ प्रोसेस में चैप्टर शुरू किया था उसमें हमने फोटोसिंथेसिस यानी कि ऑटोट्रॉप्स के जो दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस, उसको हमने पिछले दो वीडियो में पूरी तरीके से कवर किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, डाइजेशन इन अमीबा जैसे टॉपिक्स को देखेंगे और विस्तार से समझेंगे एक एक पॉइंट्स को। साथ ही साथ हम लोग एनसीईआरटी के लाइंस को भी पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि आखिरकार वो क्या कहना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखा कि दो तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग देखते हैं कि तीन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। इन तीनों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि आखिरकार इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस किस टाइप के हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, इन तीन हेडलाइन के अंदर, सब हेडलाइन के अंदर हम लोग अपने इस टॉपिक को खत्म करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो डेफिनेशन है इसका, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे डिपेंड करता है फॉर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के लिए वो किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। अभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने देखा कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जैसे CO2 या वाटर, इससे हम वो लोग क्या करते हैं, जैसे प्लांट्स की बात करें तो CO2 और वाटर से वो लोग ग्लूकोज बनाते हैं और उसके बाद अपना एनर्जी ग्रहण करते हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से नहीं बल्कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से एनर्जी प्राप्त किया जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। क्लियर सी बात है कि जब वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, अपना फूड एज ए फूड उन्हें ग्रहण कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो खुद नहीं बनाया है, उसे नेचर में बना बनाया मिला है जिसे उसने ग्रहण किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे मोड्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। तो इसमें तीन तरह के न्यूट्रिशन है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे इसमें बाद में आते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ एक इसका समरी दिया हुआ है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस followed by digestion and absorption of nutrients. For example, human, animals like dogs, cats, etc. What are the process involved in holozoic nutrition? तो 5 स्टेप्स होते हैं इसमें: इंजेक्शन, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। एक और टॉपिक इसमें होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन तो पहला हो गया इंजेक्शन, फिर हो गया डाइजेशन, फिर हो गया एब्जॉर्प्शन एंड देन एसिमिलेशन और उसके बाद इजेशन। ठीक है, तो ये 5 प्रोसेस हैं, 5 स्टेप्स हैं जिसमें कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो पूरा होता है। टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स
omnivores हो जाते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट्स और हर्बीवोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जेबड़ा, goats, etc. Carnivores, organisms that feed on their other organism, for example lions, human beings sometimes. And omnivores are the organisms that feed on both plants and other animals. Actually human यहाँ आएंगे, not carnivores. omnivores वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग ऑमनिवोर्स कहते हैं। मांस खाने वाले जानवर कार्निवोर्स और घास या पत्तियां खाने वाले जानवर हर्बीवोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का, ठीक है। सेप्रोफाइटिक कहिए या सेप्रोट्रोपिक कहिए। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल फंजाई, यानी कि उसमें मशरूम आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा। व्हाट आर द प्रोसेस? दैट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। जैसे देखिए हम लोग भोजन को लेते हैं, वो एक प्रॉपर डाइजेस्टिव चैनल में होते हुए जाता है और वहां से उसमें मैकेनिकल डाइजेशन, यानी कि उसके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद कुछ केमिकल डाइजेशंस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसके बाद हमें उस बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटा मॉलिक्यूल्स मिलता है। जैसे हम लोग अगर स्टार्च लेते हैं तो स्टार्च लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। लेकिन अगर सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ अलग ही होता है। जैसे अगर हम एक मशरूम की बात करें, यहाँ पे मशरूम के नीचे यहाँ पर जब कोई ऑर्गेनिज्म ट्रैप होता है तो ये उसे अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि अपने बॉडी के अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उसके ऊपर डालते हैं और यानी कि बॉडी से बाहर, ठीक है, बॉडी से बाहर उसका डाइजेशन करते हैं और उसके बाद जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डाइजेशन। सी एक कंसेप्ट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, एक है एक्सटर्नल डाइजेशन, एक्सटर्नल डाइजेशन, दूसरा है इंटरनल डाइजेशन। इंटरनल डाइजेशन, एक्सटर्नल डाइजेशन, अगर डाइजेशन का प्रोसेस बॉडी से बाहर हो, ठीक है, जैसे कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों ने देखा, तो ऐसे डाइजेशन को हम लोग एक्सटर्नल डाइजेशन कहते हैं। और इंटरनल डाइजेशन अगर डाइजेशन बॉडी के अंदर हो, ठीक है। अब इंटरनल डाइजेशन में भी एक दो कैटेगरी आ जाते हैं, एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन और दूसरा हो जाता है इंटरसेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर का मतलब है कि अगर डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा हो, ठीक है, सेल के अंदर हो रहा हो, जैसे अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, एमीबा, तो एमीबा जब फूड को ट्रैप करता है तो वो अपने इस सेल के अंदर उसको ट्रैप करके ले लेता है और वैक्यूल क्रिएट होता है। आगे हम लोग देखेंगे डाइजेशन इन एमीबा किस तरह से होता है। तो वो जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना, वो इस एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। दैट टाइप्स ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और इंटरसेलुलर डाइजेशन की बात करें तो ये होता तो बॉडी के अंदर है ना, एज वी नो इट इज अ टाइप ऑफ इंटरनल डाइजेशन, बॉडी के अंदर हो रहा है लेकिन किसी गट में हो रहा है, ठीक है। इधर भी सेल्स से बना हुआ गट है, गट का वॉल है, और इधर भी सेल्स से बना हुआ गट का वॉल है। इस बीच में जो स्पेस है ना, इसके अंदर डाइजेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर डाइजेशन, ठीक है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में
एसिमिलेशन की जरूरत नहीं होती है, जबकि इंटरसेलुलर डाइजेशन में एसिमिलेशन की जरूरत होती है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी शुड नो। और एसिमिलेशन का जो भी प्रोसेस है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। इतना हमें ध्यान में रखना है कि दो तरह के डाइजेशन हुए, external digestion, internal digestion, and the internal digestion is further categorized into two, that is intracellular digestion and intercellular digestion. इंट्रासेलुलर डाइजेशन चूंकि सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है तो उसे ना ही एब्जॉर्प्शन की जरूरत है और ना ही एसिमिलेशन की जरूरत है। क्लियर? जबकि इंटरसेलुलर डाइजेशन के अंदर चूंकि सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है लेकिन बॉडी के अंदर हो रहा है, तो ऐसे केस में एब्जॉर्प्शन की भी आवश्यकता होती है और एसिमिलेशन की भी आवश्यकता होती है। एब्जॉर्प्शन यानी कि जब तक ये जो गट का वॉल है, ये गट का वॉल न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके ब्लड में नहीं लेके जाएगा, ठीक है, तब तक तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि ये तो दोनों सेल के बीच में ही रहेगा, ये इस स्पेस में रहेगा न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे उसको एनर्जी के रूप में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? ठीक है, नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली हम लोग फूड लेते हैं एनर्जी के लिए, और उससे हमें एनर्जी ही ना मिले तो भोजन लेने का कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो इसलिए वहाँ एब्जॉर्प्शन की आवश्यकता होती है। और एसिमिलेशन का मतलब है कि जब वो एब्जॉर्ब हुआ और ब्लड में मिक्स हुआ, ठीक है, तो वो ब्लड के थ्रू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, गट से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में गया और ब्लड के थ्रू जितने भी सेल हैं हमारे बॉडी में वहां तक पहुंचते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, और सेल में जाकर के तब एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से एनर्जी बनता है, जहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बॉडी हमारा जो है वो किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेता है और फिर न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार से सेल तक पहुंचता है, केवल हम लोग यहाँ तक देखेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है रेस्पिरेशन, उसमें हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि जब ये जो न्यूट्रिएंट्स लिया गया है बॉडी के अंदर वो किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जानना जरूरी था हमारे लिए, इसलिए हमने आपके सामने में से रखा। एक्सटर्नल डाइजेशन बात कर लेते हैं, वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक टाइप ऑफ एक्सटर्नल डाइजेशन है। एंजाइम्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर फॉर्म्स आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। एब्जॉर्प्शन ऑफ द रिजल्टिंग न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है कि एक ये मान लीजिए कोई फंजाई है और यहाँ पे इसका कोई प्रे आया, ठीक है, तो इसने क्या किया, इस पे डाइजेस्टिव एंजाइम डाला और इसको जो है वो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद इसको क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। किस में होता है? तो फंजाई में होता है, कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्टा है जैसे कि पेनिसिलियम, इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स obtaining nutrients from a living host organism, often harming it in the process. मीन्स है, क्लियरली मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म है और जिसे हम लोग होस्ट कहते हैं और उसके ऊपर ये जो है अपना भोजन उससे प्राप्त करता है। इससे क्या होता है कि जो होस्ट होता है ना उसको लॉस होता है और जो ऑर्गेनिज्म है पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म उसको बेनिफिट होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जांपल टेपवर्म, मलेरिया पैरासाइट, ठीक है, टिक्स या फिर जो लाइस है, वो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। टेपवर्म यानी कि जो हमारे स्टमक के अंदर जो वर्म पाए जाते हैं, टेपवर्म हो गए, एस्केरिस हो गया, ठीक है, इस तरह के जो वर्म पाए जाते हैं वो सभी के सभी हमारे डाइजेस्टिव गट्स में पाए जाते हैं और हमारे डाइजेस्टिव गट से जो एनर्जी फूड हम लोग अपने लिए कंज्यूम करते हैं उसी न्यूट्रिएंट्स को ये ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि उससे हमें क्या हो रहा है, हम
हमारा बॉडी इस ऑर्गेनिज्म के लिए होस्ट है और ये ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी पर आश्रित है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के जो रिलेशन होते हैं दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हम लोग कहते हैं। पैरासाइट्स अटैच टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, इट डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी फ्लूइड और टिश्यूज, ऑफन कॉजेज हार्म एंड डिजीज टू द होस्ट्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपैरिजन ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन देखते हैं। जो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं उसमें कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहला सोर्स ऑफ फूड क्या होता है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सोर्स ऑफ फूड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट और दूसरे कोई एनिमल्स। सेप्रोफाइटिक में डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और पैरासाइटिक में लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इंटरेक्शन की बात करें तो प्रीडेटर एंड प्रे, एक शिकारी है दूसरा शिकार है। सेप्रोफाइटिक इंटरेक्शन डिकम्पोजर टाइप होता है और जो पैरासाइटिक है वो पैरासाइट या होस्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन वहां पे देखने को मिलता है, जिसमें एक को बेनिफिट होता है एक को लॉस होता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन होस्ट, होलोजोइक न्यूट्रिशन में होस्ट का कोई रोल ही नहीं है, सेप्रोफाइटिक में भी होस्ट का कोई रोल नहीं है, जबकि पैरासाइटिक में होस्ट है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मे काउज हार्म और मे काउज डिजीज, ठीक है। एग्जाम्पल्स होलोजोइक का ह्यूमन, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक, टेपवर्म, मलेरिया पैरासाइट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले अमीबा क्या है? अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है। जब हम लोग एनिमल किंगडम देखते हैं तो उसमें जो पहला फाइलम है प्रोटिस्टा, उसके अंदर एक सब फाइलम है प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ। यहीं पे हम लोग इसी ग्रुप में हम लोग अमीबा को वहां पर देखते हैं। हैबिटेट इसका होता है फाउंड इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक ponds, lakes and streams. Structure shapeless with jelly-like body called cytoplasm containing organelles like a nucleus and food vectors. जैसा एक सेल होता है जो हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। एक सेल होगा, चूंकि ये एनिमल सेल है इसलिए इसमें सेल वॉल नहीं होंगे, तो सेल होगा और एक न्यूक्लियस होगा और इसका जो बॉडी है that is filled with the fluid called cytoplasm, और कुछ इसके सेल ऑर्गेनेल्स होंगे इसी के अंदर, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वैक्यूल होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम लोग सूडोपोडिया भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, पोडिया का मतलब लेग हो गया, ठीक है, और सूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स लेग। क्लियर? आगे हम लोगों को पता चलेगा कि ऐसा हम लोग सूडोपोडिया क्यों कहते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा? बात करें हम लोग, अमीबा इज ए हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म मीनिंग इट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड। क्लियर सी बात है। फीडिंग मैकेनिज्म इनगल्फिंग प्रे थ्रू फेगोसाइटोसिस, यानी कि ये फेगोसाइटोसिस जो है एक प्रोसेस है जिसमें एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, वन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी अपने प्रे को निगल लेता है, ठीक है। फेगोसाइटोसिस इज अ टाइप ऑफ इंजेशन, जो हम लोग पीछे पढ़े थे 5 स्टेजेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये 5 स्टेप में जो इंजेशन है, तो इंजेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक होता है फेगोसाइटोसिस, जिसमें कि एक सेल जो है, एक या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दूसरे जो अपना प्रे है उसका, ठीक है, वो उसको निगल लेता है, दैट इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस द अमीबा एक्सटेंड इट्स सूडोपोडिया। अगर आप यहाँ पे देखें, हमने पिछले पेज में भी चर्चा किया था, द अमीबा extend its pseudopodia around the food particle forming
अ फूड वैक्यूल। जैसे ये एक मान लीजिए एमीबा है, और जब इसके सामने कोई फूड आता है तो ये जो है अपना जो इसका सूडोपोडिया है इसको इस तरह से एक्सटेंड करता है, फैलाता है, और फैलाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये अपने अंदर एक फूड वैक्यूल बना लेता है, और इस फूड वैक्यूल में ये जो प्रे है वो ट्रैप हो जाता है। ठीक है, ट्रैप हो जाता है। अब इसके जो लाइसोसोम्स हैं वो लाइसोसोम्स इसमें क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम आकर के और करेंगे, जिसके बाद जो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, और उसके बाद जो न्यूट्रिशन है वो ये यहीं पे एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जो सिंपलर मॉलिक्यूल है दैट इज एब्जॉर्ब, और जो इसके अंदर बच गया, ठीक है, जो इसके अंदर अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड फूड बच गया वो वापस से इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, वापस से इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये होता है अमीबा का पूरा प्रोसेस। डिटेल में हम लोग देखते हैं इसको। व्हाट इज दिस फैगोसाइटोसिस प्रोसेस? इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व हैं फैगोसाइटोसिस में। सबसे पहला डिटेक्शन ऑफ फूड। अमीबा सेंस फूड थ्रू केमिकल सिग्नल्स। उसके बाद होता है सूडोपोडिया एक्सटेंशन। द सेल्स extend pseudopodia to surround the food particles, and after that engulfment, food particle engulfed by the pseudopodia and forms a food vacuole. And the fourth step is the digestion. The enzymes are secreted into the food vacuole to break down the food particles. ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स में ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। आइए यहाँ देखते हैं जो 4 स्टेप है वो हमने यहाँ पे देखना है। ये एनसीईआरटी 10th क्लास की एनसीईआरटी का ड्राइंग है, फिगर है। सबसे पहले एक कोई फूड पार्टिकल्स है जो अमीबा के द्वारा सेंस किया जाता है। स्टेप 1 डिटेक्ट किया जाता है। स्टेप 2 एक्सटेंशन ऑफ सूडोपोडिया। ये देख रहे हैं हम लोग, सूडोपोडिया को एक्सटेंड करके एक फूड वैक्यूल बना लिया जाता है, और उसके बाद जो फूड वैक्यूल है वो अंदर फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम डाल करके उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद वापस से उसका जो यूटिलाइजेशन है वो हो जाता है। रेस्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया उसका इजेशन कर दिया जाता है, इजेक्ट कर दिया जाता है आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस फॉर एब्जॉर्प्शन। एंड व्हाट इज दिस एब्जॉर्प्शन? Nutrition are absorbed through the cell membrane into the cytoplasm. Waste removal, undigested material is expelled through the exocytosis. What is this exocytosis? सिंपल सी बात है कि अगर एक ये एमीबा है आपका, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये फूड वैक्यूल हो गया, और फूड वैक्यूल में जो भी मॉलिक्यूल्स था उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब जो बच गया इसमें वो अनडाइजेस्टेड फूड है। ठीक है, अब इस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करना है कि ये जो सेल है, ये जो फूड वैक्यूल है, ये मूव करके इस साइटोप्लाज्म तक आएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म तक आएगा, और साइटोप्लाज्म तक आने के बाद ये कुछ इस तरह से इससे जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद जो भी अनवांटेड इसके अंदर था फूड मटेरियल वो उसको बाहर कर देगा। दिस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। साइटोसिस सिंपल मतलब है सेल, और एक्सो मतलब बाहर, सेल के बाहर कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो इस तरह से इसका वेस्ट रिमूवल यानी कि इजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं हाउ अमीबा यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले न्यूट्रिशन का प्रयोग किसमें किया जाता है? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो न्यूट्रिशन आर यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल जैसे 2 स्टेप्स हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो सेलुलर रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये होता है।
और यहाँ पे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है एटीपी के फॉर्म में। ग्रोथ एंड रिपेयर, न्यूट्रिएंट्स आर used for growth and repair of cellular structures. Reproduction, nutrients support reproductive processes in amoeba also. हर जगह न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ये देखिए डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। अमीबा का जो पहला ये जो है फूड पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है और उसके बाद सूडोपोडिया एक्सटेंशन होता है। फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल जो है वो ट्रैप हो जाता है। आफ्टर दैट फूड वैक्यूल का फुल फॉर्मेशन हो जाता है और उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो इसके फूड वैक्यूल के अंदर डाला जाता है, जिसके बाद वो फूड वैक्यूल का डाइजेशन होता है, यानी कि वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन एब्जॉर्प्शन एंड देन इजेशन। तो इस तरह से 5 स्टेप्स देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। तो पहला जो है फूड को बॉडी के अंदर लेना, दिस इज कॉल्ड एज इंजेशन, ठीक है, दैट्स वी कॉल एज इंजेक्टिंग समथिंग लाइक दैट। सो इंजेशन, किसी भी चीज को बॉडी के अंदर लेना, कॉल्ड एज इंजेक्शन। और उसके बाद द complex food material is converted into simpler ones, that is called as digestion, and after that absorption and then assimilation simply means that the whatever the nutrients present in the food, that is absorbed by the organism and then circulate throughout the body, तो अमीबा में जो एसिमिलेशन होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो जाता है, जबकि ह्यूमन बींग्स में एसिमिलेशन ब्लड के थ्रू होता है, ठीक है। तो फूड का पूरे बॉडी में सर्कुलेशन क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इजेशन। एंड व्हाट इज दिस इजेशन? द इजेशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज इजेशन। क्लियर? तो इस 5 स्टेप में अमीबा का जो पूरा डाइजेशन है ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो बात करेंगे अब डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में किस तरह से डाइजेशन होता है। सो इंट्रोडक्शन टू डाइजेशन, हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि अब डाइजेशन हमने सबसे पहले अमीबा में देखा, और अमीबा के बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो व्हाट इज दिस डाइजेशन, इसके बारे में हमने पहले भी देखा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल forms is called digestion. The process of digestion is carried out by the digestive system by mechanical and biochemical methods. Why digestion is important? Biomolecules in food such as carbohydrates, proteins and fats, vitamins and minerals cannot be utilized by our body in their original form. They have to be broken down and converted into simpler substances in the digestive system. समझ में आई बात? तो जो भी फूड है, जो भी हम लोग फूड मटेरियल हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्च, ये सभी फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, प्रोटीन, ये सभी इतने बड़े साइज के होते हैं कि हम लोग खा तो लेते हैं इसको, लेकिन जो हमारा बॉडी है, जो सेल है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कैपेबल नहीं होते। काफ़ी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स सेल तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको तोड़ करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे स्टार्च किस चीज़ से बना हुआ है, ग्लूकोज से बना हुआ है, तो हम लोग इस स्टार्च को अल्टीमेटली लेके जाना है कहाँ पे, ग्लूकोज पे। जब ये ग्लूकोज बन जाएगा तो ग्लूकोज इज इजिली एब्जॉर्बेबल, ठीक है। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन में कहा गया, दिस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, फूड सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। अभी डाइजेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसको जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं और तोड़ करके इसको हम लोग सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो तब तक ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तो आएगा नहीं। जब एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगा। दैट्स व्हाई देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेशन, नीड ऑफ डाइजेशन। हम लोग नेक्स्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स। देखते हैं हम लोग क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है जो आप लोग कैनाल देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक,
एनस तक, माउथ से एनस तक, ये जो कैनाल है दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। और डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पार्ट हो गया एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा ग्लैंड्स। ठीक है, जैसे लीवर, पेंक्रियाज, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स स्टोमक के अंदर। तो इस तरह से कुछ हम लोग ग्लैंड्स यहाँ पर देखेंगे। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक एलिमेंट्री कैनाल जिसमें कि कंप्लीट जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है, और जो ग्लैंड्स हैं वो कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से केमिकल डाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में क्या है। तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो ये माउथ से शुरू होता है, और माउथ से शुरू होने के बाद ये एनस तक, एनस पर जाकर के खत्म हो जाता है। ठीक है, तो माउथ से एनस तक का जो एक पाइप है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले माउथ आ जाता है, उसके बाद क्या आता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यानी कि माउथ ये ओपनिंग हो गया, जो दो लिप्स आप लोग देख रहे हैं, लिप्स जिस ओपनिंग को घेरे हुए है दैट इज कॉल्ड एज माउथ। और उसके बाद जहाँ पे जीभ है, दांत है, अपर पैलेट है, ये सभी के जो है वो पूरा जो खाली जगह है जिसमें ये सब चीज पाए जाते हैं उसको हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। वहीं पे कुछ ग्लैंड्स हैं जिसको हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, जो सैलिवा प्रोड्यूस करता है, उसके डिफरेंट टाइप्स हम लोग देखेंगे। फिर उसके नीचे फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, जिसके कि स्मॉल इंटेस्टाइन तीन भाग में बटा हुआ है। सबसे पहला ड्यूडेनम, जेजुनम, उसके बाद इलियम। ठीक है, ये तीन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग देखते हैं सबसे पहले आ जाता है सीकम, और सीकम के नीचे होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, हालांकि ये अपेंडिक्स का भी कोई काम रह नहीं गया है, पहले सेलुलोज का जो डाइजेशन था वो यही होता था। तो अभी चूंकि इतना हम लोग घास वास खाते नहीं है तो हमें सेलुलोज के डाइजेशन की आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट्स बिकम अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और उसके बाद उससे ऊपर सीकम हो गया। सीकम के बाद यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक दैट इज कॉल्ड एज कोलॉन। तो इसमें हो गया असेंडिंग कोलॉन, फिर ये हो गया ट्रांसवर्स कोलॉन, और फिर ये हो गया डिसेंडिंग कोलॉन्स। ठीक है, फिर इसके बाद होता है रेक्टम एंड देन एनस। तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। ग्लैंड कौन सब हो जाते हैं इसमें, सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड्स हो जाते हैं। इसमें तीन प्रकार के ग्लैंड्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमेक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। उसके बाद लीवर की भी आवश्यकता होती है और गोल ब्लैडर की भी आवश्यकता होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे पेंक्रियाज की आवश्यकता होती है। इनके अलावा जो स्टोमक है उसके अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि फिर यहीं पे ये देख लीजिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स दो भाग में इसको बांटते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें आ जाता है माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन जोन में डिवाइड किया है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और उसके बाद फिर जो इलियम है, सॉरी इट्स नॉट इलियम, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये यहाँ से ऐसे होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसमें आ जाता है सैलिवरी ग्लैंड, पेंक्रियाज, लीवर एंड कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, और फिर जो सैलिवरी ग्लैंड है वो तीन टाइप्स के होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। शुरू करते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात अगर करें तो एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग कॉल्ड माउथ एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियर थ्रू द एनस। तो कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है और एनस तक
जो एक लंबी पाइप है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और इसकी लंबाई अगर देखें तो कुल 9 मीटर की होती है, यानी कि 9 मीटर का तो एक बॉडी होता नहीं है, फिर ये 9 मीटर एडजस्ट कहाँ पे है, तो ये जो आप लोग यहाँ पे ये क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों होता है, क्योंकि मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर कह सकते हैं कि जो लास्ट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, और एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस यहीं पर शुरू होता है। तो इसलिए इसको अधिक एरिया चाहिए होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, दैट्स व्हाई इसकी लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन की काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो चूँकि एक ही जगह उसकी लंबाई जो है अधिक होती है, तो इसलिए ये एडजस्टमेंट के लिए छोटे से बॉडी में 9 मीटर का जो पाइप है उसको एडजस्ट करने के लिए कॉइल जैसा बना हुआ है। ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे माउथ के बारे में। तो माउथ की अगर बात करते हैं तो अब यहाँ से माउथ से लेकर के एक एक करके हम लोग पहले माउथ देखेंगे, माउथ के बाद बकल कैविटी देखेंगे, बकल कैविटी के बाद हम लोग फेरिंग्स देखेंगे, ठीक है, फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट ओसोफेगस, और ओसोफेगस के बाद फिर आगे स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और इन सभी में किस तरह से फूड का जो मैकेनिकल डाइजेशन है और वहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मुझे सपोर्ट मिल सके आपका, और मैं इसी तरह से हर एक चैप्टर का जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।